So hello everyone, welcome back to this channel and टाइटल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा. दिस इज गोइंग टू बी वीईसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो जितना भी मैं समझा पाऊंगी उतना. सो बेसिकली इसका 30 मार्क्स का पेपर होने वाला है एंड मैं पहली बार एग्जाम के दिन या एग्जाम के एक दिन पहले नहीं अपलोड कर रही हूँ. मैं थोड़ा 5-6 दिन पहले अपलोड कर रही हूँ सो दैट पढ़ने का टाइम मिले. एंड मेरे फेस को इग्नोर करना, मैं घर पे नहीं थी, सो गई थी एंड ऑल ऑफ दैट एंड बहुत थक गई हूँ. सो फर्स्टली मैं यहाँ पे एक फ़ोटो इंसर्ट कर दूंगी ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर वीईसी. उसको एक बार देख लेना. सो यस, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के एक लिस्ट. नाउ इसको लिख लो एक बुक में एंड देन आई विल टेल यू इसमें से क्या क्या पढ़ना है, लाइक अकॉर्डिंग टू मी क्या इम्पोर्टेंट है. सो लाइक टेक अ पेंसिल एंड टेक. सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड्स हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो करना है. देन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट करना ही करना है. ठीक है, तो ये तीनों मतलब 74th और 73rd में से एक आएगा ही आएगा. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इतना श्योर नहीं है, इसलिए मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना. ठीक है, ये दोनों को ऑप्शन में रखना. अदरवाइज अगर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है एंड इफ यू थिंक पॉलिटिकल पार्टी इज मोर इजियर टू यू तो वो करना है. मेक्स पहले बता देती हूँ, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ये दोनों तो करने ही करने हैं. ठीक है, मेकिंग, फीचर्स एंड पॉलिटिकल पार्टी, इन तीनों में से कोई भी दो करो. ये सब अच्छे से करना है एंड देन बाकी सब ऊपर ऊपर से सिर्फ रीड करो या देख के चले जाओ. बिकॉज आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस यू ओनली नीड टू अटेम्प्ट 2. सो इस हिसाब से यू विल इजीली बी एबल टू अटेम्प्ट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ अभी जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज वी ऑल नो कि हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So yes, Indian Constitution is a result of India's freedom struggle. It developed step by step and was shaped by colonial wars, nationalist movement and global ideas. So basically Indian Constitution कैसे बना है? Freedom struggle से. जो भी हम लोग ने फ्रीडम पाने के लिए ब्रिटिश से स्ट्रगल किया, जो भी वॉर्स किए, जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट किया और ग्लोबल आइडियाज बेसिकली उससे हुआ है. सो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे बन रहा था ब्रिटिश रूल के अंडर भी. तो उसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ये आपको रटना पड़ेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1861. ओके, इंडियंस वर अलाउड टू बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बट देयर रोल वॉज रेस्ट्रिक्टेड. मतलब जो इंडियंस थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल में आने का ऑप्शन था, लाइक आ सकते थे बट उनका रोल काफी लिमिटेड था. देन इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, एक है 1861, एक है 1892. 1861, 1892. 61 वाले में लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउड था बट रोल वाज लिमिटेड. अगर पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा रहेगा तो मेरे घर पे काम चालू है, उसके लिए सॉरी. By this act, the role of legislative council was expanded and no more Indians were incorporated. मतलब 1861 तक तो वो इंडियंस को ले रहे थे, 1892 में आके वो लोग इंडियंस को लेना भी बंद कर दिया. मोरली मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1892 में, फिर उसके बाद 1909. कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये आपको याद करना पड़ेगा. मोंटेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. तो ये जो सब मैं बोल रही हूँ ना अभी, ये सब रटने वाली चीज़ है, इसमें एज सच कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, इनको आपको रटना पड़ेगा. जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें खाली मैं इतना बता सकती हूँ कि जो इंडियंस थे उनका रोल रेस्ट्रिक्टेड था, फिर उसके बाद इंडियंस को टोटली ही निकाल दिया, नहीं बनने दिया. फिर उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट्स का कम ये आया. एंड देन मोंटेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में Diarchy means dual government introduced by this act because this were two government, मतलब दो गवर्नमेंट थे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट. सिंस डायरार्की क्रिएटेड कंफ्यूजन इट वाज एंडेड इन 1930. डायरार्की मतलब उनको दो गवर्नमेंट चाहिए थे, एक जो सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट करे और एक प्रोविंशियल मेन गवर्नमेंट जो है.
और वो बहुत कंफ्यूजिंग था, इसलिए वो निकाल दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न इंडियन गवर्नर। Government of Indian Act 1935 is also called Blueprint of Modern Indian Government। मतलब मॉडर्न इंडियन गवर्नर क्यों? क्योंकि जो दो एक्ट थे, जो दो गवर्नमेंट वाला एक्ट था जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, वो हमने निकाल दिया, इसलिए इंडियन गवर्नर, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन गवर्नर। ठीक है, तो की फीचर्स क्या थे ये ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन गवर्नर जिसको हम बोलते हैं, इंडियन एक्ट 1935 का जो था, उसका मेन फीचर्स क्या था? तो एक तो फेडरल स्ट्रक्चर था, तो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविजंस एंड प्रिंसली स्टेट्स वर क्रिएटेड। प्रिंसली स्टेट्स जैसे आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर, योर बंगाल, वेस्ट बंगाल, मतलब वो बना था। देन मतलब सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंशियल आपके स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स मतलब उसमें प्रिंस का सिस्टम चलता था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में एक किंग होगा, देन चेन्नई का एक किंग होगा, देन बंगाल का एक किंग होगा। तो जो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो तो आप पे रूल कर ही रही है, बट वहाँ सेपरेट एक किंग होगा, इसलिए उसको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। तो वो बने। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्शंस एट अ स्टेट लेवल वर कंडक्टेड अंडर दिस। स्टेट में भी इलेक्शंस होने लगे, मतलब कौन राजा बनेगा उस जगह का, उसके लिए। इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकार्मल लेजिस्लेचर। Two houses were proposed to be established at central level. Fourth, establishment of a federal court. Reserve Bank of India was established and Empirical Bank of India was established. तो ये जो आंसर है ना, ये आपको रटना पड़ेगा, एंड आधा समझो आधा रटो। समझने के लिए इसमें सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बना, कि लाइक स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह से बना, मूवमेंट से बना। देन 1861 का जो एक्ट आया था उसके अंडर इंडियंस को लिया, बट उनका रोल बहुत कम था। देन 1892 का जो एक्ट था उसमें इंडियंस को निकाल ही दिया। देन मोरली मिंटो में आया तो एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स का ये आया। देन मॉन्टेगू डायरार्की वाला डुअल गवर्नमेंट आया, जिसमें सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, तो 1935 में उसको अबॉलिश कर दिया अंडर इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम ऑल्सो बोलते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ मॉडर्न गवर्नर। ठीक है, उसके की फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो प्रिंसली स्टेट्स आ गए, फिर इलेक्शंस होने लगे स्टेट लेवल पे, फिर दो हाउसेस बने सेंट्रल लेवल पे, फिर कोर्ट आ गया, रिजर्व बैंक आ गया और एम्पेरिकल बैंक आ गया। ओके, इजी। तो इसमें से आधा मैंने बता दिया, उतना याद रखना है, आधा अपन को थोड़ा थोड़ा रटना पड़ेगा ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ अभी मैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट कराती हूँ, बिकॉज वो ज़्यादा ईजी है पढ़ने के लिए, एंड इट विल बी वो, क्योंकि सबसे पहले अपन खत्म करते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ईजी है, वो पढ़ के खत्म करो एंड देन मूव ऑन टू योर अदर थिंग्स। एंड आई वुड से जो आर्टिकल्स वाला है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें रिट्स वगैरह है, वो मत अटेम्प्ट करना, या क्योंकि मुझे लगता है वो 100% आएगा पेपर में, बट नहीं करना, बिकॉज लाइक आर्टिकल्स याद नहीं रहते हैं लास्ट मोमेंट पे। एईसी के पेपर के बाद है तो ऑलरेडी कंफ्यूजन रहेगा, टाइम नहीं है इतना पूरा उसको बाय हार्ट करने के लिए, प्लस उसका कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है ना, उसको वर्ड ऑन वर्ड लिखना है, इसलिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ही करना। ठीक है, सो मैंने अभी ये कराया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ये एक ही क्वेश्चन के अंडर आएगा। अभी हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन वो है जिसमें पता है साइमन गो बैक के नारे लगे थे, 9th-10th की हिस्ट्री में अपन ने पढ़ा है। देन एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो जो जवाहरलाल नेहरू है, मोतीलाल नेहरू है, उन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट रेकमेंड की थी, जिसके अंदर क्या लिखा था कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, पार्लियामेंट्री राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए, राइट टू वोट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट राइट ऑफ माइनॉरिटी, और एक फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये भी अपन को रटना पड़ेगा। देन उसके अंदर भी क्या आता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 में एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया था बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली क्या है ना, एक असेंबली बनाई गई थी ये डिसाइड करने के लिए 3 सालों के अंदर कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, व्हाट रूल्स टू बी इनकॉर्पोरेटेड, क्या अपन फॉलो करेंगे, तो उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। ठीक है, तो
1934 में एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया। 1935 में नेशनल कांग्रेस ने सेल्फ रूल डिमांड किया। 1940 में ब्रिटिशर ने प्रॉमिस किया कि इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान बना था जिसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली एस्टेब्लिश हुई। तो 34 में एम.एन. रॉय ने सजेस्ट किया। 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि मुझे सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। 1940 में ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि इंडिया को सेल्फ रूल मिलेगा एंड 1946 में फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट आ ही गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टोटल 378 मेंबर्स हैं, 378 मेंबर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस। देन 9th दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंदा सिन्हा was appointed as temporary head of the assembly। ये याद रखना, 9th दिसंबर को डॉक्टर सच्चिदानंदा okay was appointed। Then on 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, अडेप्ट किया एंड 24 जनवरी 1950 को इट केम इनटू एक्शन, इट केम इनटू फोर्स। ओके, तो फर्स्ट आंसर को इतना ही लिखना है। नाउ दिस इज द इजियर वर्जन, ये दोनों खत्म कर देना पढ़ के, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए सी 73rd एक्ट ऑफ 1993, इसमें पंचायती राज सिस्टम आया एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट आया। मतलब जो रूरल और जो विलेज एरियाज पे अपन ने सुना है, देखो विलेज ये अपना परिषद होता है, फिर वहाँ पे समिति बैठती है एक, उसके अंदर एक पंचायती सिस्टम होता है एक, वो सब के बारे में। तो द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993 गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में वो आया and in the rural areas of India. It came into effect on 24th April 1993. This amendment inserted Part 9 and 11 schedule in Indian Constitution। ये अपन को रटना पड़ेगा। पूरा इंट्रो भी नहीं लिख रहे तो खाली इतना लिख देना कि इट कौन से डेट पर या कौन से साल पर वो आया एंड वो क्या है, मतलब इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो इट इंस्टीट्यूशनलाइज डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, मतलब जो छोटे छोटे एरियाज हैं वहाँ तक भी कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज पहुँचा, ग्रास रूट लेवल तक लोगों की इट एंश्योर्ड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। इट प्रमोटेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। क्या होता है कि मतलब एक ही इंसान के पास सारा पावर नहीं है, पूरे इंडिया को एक इंसान नहीं चला रहा है, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लोग चला रहे हैं, ठीक है। इट एम्पावर्ड वुमेन, क्योंकि वुमेन के लिए सीट सिस्टम होने लगा, लोकसभा वगैरह में उनके लिए सीट्स रिजर्व होने लगी, राइट। इट स्ट्रेंथेंड द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एट रूरल एरिया, क्योंकि उधर का सड़कें अच्छे बनने लगी, उधर के प्रॉब्लम्स डिस्कस होने लगे, ओके। द पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया इज ऑफ 3 टियर का सिस्टम है। 3 टियर में क्या आता है? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, मतलब बेसिक विलेजेस में ग्राम पंचायत होते हैं। पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल। नाउ व्हाट इज ब्लॉक लेवल? ब्लॉक लेवल का मतलब है ब्लॉक एक ऐसा एरिया है जो विलेज बनने के लिए काफी ज्यादा बड़ा है बट एक डिस्ट्रिक्ट बनने के लिए छोटा माना जाता है, तो बीच का एरिया, जैसे अपना थाने है, इट इज टू लाइक बिग टू बी अ डिस्ट्रिक्ट बट टू स्मॉल टू बी अ सिटी, लाइक बीच का एरिया है, तो लाइक वैसा बीच का जो एरिया आता है उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ अभी इनके कुछ फीचर्स है पंचायती राज सिस्टम की। सबसे पहले तो 3 टियर है, तो तीनों टियर लिखना है। सेकंड, इलेक्शंस। नाउ यहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं? बैलेट सिस्टम से। व्हाट इज अ बैलेट सिस्टम? एक पेपर दिया जाता है, उसके ऊपर आपको स्टैंप मार के बॉक्स में डाल देना होता है, विच इज वेरी कॉन्फिडेंशियल और किसी को नहीं पता चलता है। तो एक पेपर निकालते हैं, गिनते हैं वोट्स और फिर डिसाइड करते हैं कौन जीता है, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, हमने आगे पढ़ा कि कैसे एक जगह पे ही सारा रूल नहीं रहता है, डिवाइड हो जाता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, किसके लिए रिजर्व होती है सीट्स? वुमेन के लिए। 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। देन टेन्योर कितना रहता है?
5 साल का टेन्योर रहता है, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर एवरी 5 ईयर में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं। ग्राम सभा एंड विलेज असेंबली, मतलब ग्राम विलेज में असेंबली होती है, जैसे अपना हायर मीटिंग्स होते हैं, हम मीटिंग्स बोल सकते हैं विलेज असेंबली, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स, एक मिनट है, okay, yes, financial powers in panchayati raj system, government institutions can collect लोकल टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस ले सकते हैं, कभी कभी उनको फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट के थ्रू या डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, क्योंकि वो रूरल लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो उनके पास शायद ज़्यादा पैसा ना जनरेट हो पाए, तो दूसरे गवर्नमेंट वगैरह उनको पैसे देती है डेवलपमेंट ऑफ रोड्स करने के लिए, उनके एरिया को डेवलप करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक्सेट्रा। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर, ये सब उनको प्लान करना पड़ता है, क्या किधर होगा, कौन सा पैसा किधर लगाना है, तो वो। जुडिशियल फंक्शंस में क्या आता है, सबसे पहले तो डिस्प्यूट सॉल्व करना है, न्याय पंचायत एस्टेब्लिश हुआ था टू सॉल्व डिस्प्यूट, मतलब अभी घर का झगड़ा हो जाता है, किसको किसकी कितना लैंड मिलने वाला है, रूरल एरियाज में ऐसे सब झगड़े होते रहते हैं, तो इसलिए वो होता है। तो सिर्फ आपको 73 अमेंडमेंट एक्ट में इतना ही लिखना है 1993 में कि कैसे, व्हाट इज, उसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो 3 टियर सिस्टम लिखने हैं, कैसे उसके फीचर्स हैं, इलेक्शंस कैसे हुआ, प्लानिंग कैसे करते हैं, वो सब। तो लाइक बेसिकली आपको एक सब पॉइंट याद रहेगा तो अंदर का आप खुद से लिख सकते हो समझ के, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द 74th अमेंडमेंट एक्ट एंड अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट, दैट वाज द रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, दिस इज अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। अभी अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इसके पहले बना था 1992 में, बट ये दोनों इफेक्ट में साथ में ही आए हैं, ठीक है। अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट वाज मेड इन 1992 बट केम इनटू फोर्स इन द ईयर 1993, ये भी 1993 में रूरल लोकल वाला, तो 73rd एंड 74th। This amendment was done in the Indian Constitution in 1992, but law came into effect from 1993. इसका significance क्या है? To strengthen democratic system in urban areas, to set up institutions for efficient and smooth governance at urban level. अब यही आप urban को change करके rural लिख के आप उस आंसर में डाल सकते हो, right? To promote citizen का participation, उसमें क्या था? To encourage women to execute various schemes and programs for urban planning and basically urban areas को कैसे डेवलप करें, कैसे चीज़ों को प्लान किया जाए। फीचर्स, इसमें भी अभी 3 टाइप के अर्बन लोकल बॉडीज होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल्स, नगर पंचायत, ठीक है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होता है, जैसे मुंबई, चेन्नई। म्युनिसिपल काउंसिल इज फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज लाइक डिस्ट्रिक्ट टाउन्स, जैसे जिनमें 3 लाख के नीचे की आबादी होती है। नगर पंचायत उससे भी छोटे एरियाज के लिए। नगर पंचायत किस लिए होता है कि मतलब ऐसे एरियाज जो विलेज वगैरह नहीं माने जा सकते बट डिस्ट्रिक्ट भी नहीं माना जा सकता, ओके। सो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इज फॉर बिग सिटीज, बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर मुंबई और चेन्नई। देन म्युनिसिपल काउंसिल इज फॉर डिस्ट्रिक्ट एरियाज जो उससे छोटे होंगे, एंड नगर पंचायत उससे भी छोटे जगहों के लिए। फॉर एग्जाम्पल थाने में आपको तीनों देखने मिल जाएगा, बिकॉज थाने पहले एक गाँव होता था, छोटा सा जगह था, फिर वो थोड़ा डिस्ट्रिक्ट बना, डिस्ट्रिक्ट से अभी बड़ा बन गया है, तो इसलिए उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल दोनों है, ठीक है। नाउ कॉम्पोजिशन, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्शन एंड थोड़े सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन। Ward committee. Now what is ward? WARD, ward committee. For the areas with population over 3 lakhs, ward committees are set up. The aim of these committees is to ensure people's participation in government activity. मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है उनका पार्टिसिपेशन हो रहा है इन गवर्नमेंट एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वच्छ भारत अभियान आया था, घर घर तिरंगा अभियान आया था, तो इट इज टू एनकरेज पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो ये वार्ड कमिटीज बिछाई जाती है जहाँ 3 लाख से ज्यादा की आबादी होती है। ड्यूरेशन फिक्स टेन्योर होता है 5 साल का, बट अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाता है तो फ्रेश इलेक्शन 6 महीने के अंडर होनी चाहिए। नाउ इलेक्शन कमीशन, ऑल इलेक्शंस आर कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन। या पिछले वाले आंसर में भी देखा हम लोग ने।
स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसमें एवरी 5 ईयर जो अर्बन बॉडीज है उनको अपने एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने पड़ते हैं, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, उन्होंने पैसा कहाँ खर्च किया, किधर टैक्स लगाया, क्या किया, कहाँ पे उन्होंने पैसा दिया, गवर्नमेंट ने दिया हुआ, तो वो सब उनको देना पड़ता है। किसको? स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसमें था स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसमें है स्टेट फाइनेंस कमीशन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज में एक पूरा एक यूनिट रहता है जिसमें वो लोग प्लान करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ सेट होगी, पब्लिक हॉल्स कहाँ बनाने हैं, पब्लिक गार्डन्स कहाँ बनेंगे, कौन से एरियाज में बनाने हैं, तो वो सब वो लोग सेटअप करते हैं। देन रिसेंटली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, चेन्नई वगैरह, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज हैव बीन सेट अप। एप्लीकेबिलिटी, now this amendment is applicable to all states and union territories. Jurisdiction, urban local government can make laws on 18 subjects. मतलब jurisdiction मतलब वो लोग लॉ किस चीज पे बनाया जा सकता है उनका, लाइक कौन सा चीज उनके लॉ के अंडर आता है। ठीक है, सबसे पहले अर्बन प्लानिंग, लैंड, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी या रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, 5 लिखो, खत्म। तो ये था आपका 73rd 74th अमेंडमेंट एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने 3 मेजर आंसर्स कवर कर दिए हैं, बाकी सब मैं अभी ऊपर से कवर करूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू let's move on to the features of Indian Constitution. ठीक है ना, what are the features of Indian Constitution? Indian Constitution is the lengthiest written constitution in the world, mainly because it took 2 years 11 months 8 days 2 years 11 months 8 days to make. Earlier 395 articles and 8 schedules, 470 articles and 12 schedules. ये अपन को रखना है, मैंने इसलिए बोला था ये वाला नहीं अटेम्प्ट करने। Drafting committee chairman Dr. Babasaheb Ambedkar studied many constitutions and tried to incorporate good parts in our constitution. तो बेसिकली ये सबसे लेंथीएस्ट है, मतलब उसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो लेंथीएस्ट है, फिर एक फेडरल सिस्टम है, देन इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी मतलब उसी बात पे बने रहना, अटल रहना, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कुछ भी, मतलब लाइक ऐसे फ्लेक्सिबल है इन टर्म्स ऑफ लॉज एंड एवरीथिंग। देन डिवीजन ऑफ पावर, कैसे डिवाइड हुआ है पावर, स्टेट लेवल पे, फिर यूनियन लेवल पे, फिर दोनों भी। फिर एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, फिर सिंगल सिटीजनशिप है कि मतलब जो इंडिया का है वो सिर्फ इंडिया का ही सिटीजन है। देन लेजिस्लेचर है, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, सॉवरेन एंड सेक्युलर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जिसमें मतलब single integrated impartial judiciary. The judiciary acts as a custodian of fundamental right and Supreme Court is the guardian of the constitution. Now emergency powers, emergency provisions में क्या आता है? In India we have single integrated impartial judiciary. The judiciary acts as a custodian of fundamental right and guardian of constitution. Indian constitution mentions types of emergency which can be declared as per the need of different point of time. मतलब कैसे कौन से पॉइंट पे इमरजेंसी किस लिए ली जाती है? सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी जब एक नेशनल सिक्योरिटी पे आता है, थ्रेट आता है, आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी मतलब टेररिज्म और जैसे कोविड हो गया था, हम उसको नेशनल इमरजेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, दिस इज प्रोक्लेम व्हेन स्टेट गवर्नमेंट फेल्स टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 356। मतलब कोई स्टेट में टेररिज्म वाली एक्टिविटीज हो रही है, कोई पूरा स्टेट ही डूब रहा है, फ्लड आ रहा है बाढ़, तो स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब इंडिया फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आ रही हैं, अपने पास कुछ भी नहीं है, पूरा पैसा खत्म हो रहा है, लोन लेना पड़ रहा है बाकी कंट्रीज से, तो आर्टिकल 360 के अंडर ये आता है। Now independent bodies, the constitutional established certain bodies for efficient working of government and under the election commission, like election commission है, UPSC का एक है। तो ये था फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्टली रटने वाली चीजें ही हैं rather than समझ के लेने वाली, इसलिए I said making of Indian constitution which is history, then 73rd and 74th amendment act करो, then political party is a little difficult but वो भी करो।
ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने दे दिए, बहुत अच्छे से करना। ये 4 होने के बाद, ये अगर आपका अच्छे से हो चुका है, उसके बाद वुमेन्स पार्टिसिपेशन फीचर्स करना, एंड लास्ट में, एकदम लास्ट में टाइम बचे तो फंडामेंटल राइट्स को सिर्फ रीड कर लेना। अंडरस्टूड? मैंने जो बोला है उतना करो एंड यू विल इजीली पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। Women's participation in politics refers to their involvement in decision making, political leadership, governance and representation in various activities. ये आप अपने खुद के words में भी लिख सकते हो. You can write in your own words in this. सिर्फ articles के नाम एंड सब टॉपिक के नाम, लाइक फीचर्स का जो नेम है वो सही रखना. ओके, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले रोल क्या है वुमेन का, उनकी कौन कौन है जो लाइक पिलर्स है ऑफ लाइक कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, लाइक क्या उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन, लाइक किसने मेजर कंट्रीब्यूशन दिया, लाइक द नेम्स ऑफ द पीपल एंड उनके द्वारा चैलेंजेस जो फेस हुए. एज ये 15 मार्क्स का होने वाला है, 3 पेज तो लिखना ही लिखना है. ठीक है, तो ये भी इजी है, बट इसके आने के चांसेस मुझे पर्सनली कम लगते हैं, बट लाइक ये इजी है तो ये फटाफट आप लोग कर लोगे. इन केस भी इसको अगर हम ऑप्शन में रखते हैं तो ये पढ़ के जाना, बिकॉज ये इजी है. अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी वाला या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आंसर नहीं याद आ रहा है तो ये इजीली अटेम्प्ट किया जा सकता है. ठीक है, रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स. सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इश्यूज जैसे जेंडर इक्वालिटी, हेल्थ, एजुकेशन, इक्वल पेमेंट, ये सब को एड्रेस करना. इंक्लूसिव गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट में यार कोई तो होना चाहिए जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई तो होना चाहिए जो हमारे तरफ से भी आवाज रखे, राइट. Policy making, women leaders always emphasized on welfare oriented policies like nutrition, maternal health, mental health, women safety, social justice. Now जैसे for example हमारे देश में अभी तक सख्त लॉज नहीं आए हैं for rapists, for criminals, तो वो सब लाना एक वुमेन को बहुत अच्छे से वो कर सकती है, to fight for women's rights basically. Peace and meditation, women leaders always emphasize on peaceful methods rather than बदतर मेथड्स, लाइक कुछ और मेथड्स के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन. तो अगर एक वुमेन लीडर होगा या एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होगा तो अपन पीसफुली मैटर्स को सॉल्व किया जा सकता है. इंटरनेशनल अफेयर्स भी पीसफुली सॉल्व हो जा सकते हैं. ओके, लीडरशिप, बिकॉज ऑफ पंचायती राज सिस्टम, अर्बन रूरल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट के थ्रू पंचायती राज सिस्टम में वुमेन आने लगे, 33% सीट्स रिजर्व होने लगे एंड इट वाज कंपलसरी कि उनको आना ही पड़ता है. नाउ व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इंडिया? सबसे पहले तो मिस इंदिरा गांधी हमारी जो पीएम रह चुकी हैं, उन्होंने क्या क्या करा? उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक करवाया, उन्होंने अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स बोलेंगे तो राजा रानी ये सब हटा दिया, ओनली मिलिट्री टाइटल्स रखे जैसे जनरल, सब जनरल वगैरह सब. देन उन्होंने रशिया और यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट कराया एंड शी इम्पोज्ड नेशनल इमरजेंसी विच इज अ कॉन साइड ऑफ हर, एंड उन्होंने एक वर्ल्ड कप भी किया था. देन सुषमा स्वराज, शी वॉज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. जयललिता, शी वॉज तमिलनाडु की सीएम. निर्मला सीतारमन, फाइनेंस, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर. प्रतिभा ताई पाटिल was the first woman president of India. Draupadi Murmu, our current president and first woman president belonging to the tribal area. Sonia Gandhi, Mamata Banerjee, Mayawati and Smriti Irani are other such names. तो main names याद कर लेना, उनका एक एक sentence का contribution है. Now what are the challenges faced by them? लो रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिर्फ 33% सीट्स है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए बहुत रिप्रेजेंटेशन उनका कम है. घर से भी उनके सपोर्ट नहीं है. एजुकेशनल उनका है, ठीक है. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, मतलब घर वाले उनको पढ़ने नहीं देते हैं या उनको आने नहीं देते हैं, या आज तक वो मेंटालिटी होती है कि वुमेन्स कैन नॉट लीड व्हाटएवर. देन हाई इलिटरेसी रेशियो की वजह से, मतलब अगर एजुकेटेड ही नहीं है इंसान तो लाइक पॉलिटिक्स में कैसे वो लड़ेगा, राइट. मतलब केरला इज द ओनली स्टेट जिसमें 100% लिटरेसी है. अदरवाइज अभी हरियाणा ले लो, बिहार ले लो, या ऐसे नॉर्थ ईस्ट से, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं अभी जहां वुमेन को नहीं पढ़ाया जाता है, जहां आज भी माना जाता है कि लाइक उनको नहीं पढ़ाना चाहिए. और लाइक जैसे रूरल विलेजेस वाले जगहों पे जो बेटी रहती है वो घर के काम करती है, इसलिए उसको कभी पढ़ने मिलता ही नहीं है, राइट. अंडरस्टैंडिंग. इसलिए एक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत जरूरी है जो एम्पावर करे वुमेन को टू कम इन दी सेम. और
अगर वो नीचे से देखेगी कोई एक वुमेन लीड कर रहा है तो वो भी आएगी, तो अंडरस्टैंड, समझ लो। लिमिटेड सपोर्ट फ्रॉम दी पार्टी, मतलब बहुत कम सपोर्ट रहता है पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि वो मेल डोमिनेंट पार्टी है पहले से ही। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेल डोमिनेंट सोसाइटी, सोसाइटी पूरी मेल डोमिनेंट है। तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर्स। ये अपन अपने खुद के वर्ड्स में बना सकते हैं, स्पेशली गर्ल्स। आप लोग खुद से लिख सकते हो ये आंसर, इट इज ईजियर टू फॉर यू टू अंडरस्टैंड, एंड हम लोग ने प्रॉब्लम्स जो फेस की हैं उसके ऊपर बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू पॉलिटिकल पार्टी एंड टाइप्स। सो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करो या तो पॉलिटिकल पार्टी करो। अकॉर्डिंग टू मी मुझे पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा इजी लगता है, बट इट्स अगेन अप टू यू कौन सा आप लोग को ज़्यादा इजी लगता है वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। So political party. Now, meaning of political party. A political party is organized group of people who come together to contest elections, to gain power and to form government. All the members of political party share common ideologies, policies and programs to promote collective interest. मतलब basically जो भी जन है पार्टी के वो सब जन का एक ही आइडियोलॉजी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पूरे पार्टी का यही एम है कि पॉवर्टी को निकालना है, इरेडिकेट करना है, खत्म करना है, तो सबकी आइडियोलॉजी सेम होगी। अभी एक जन बोलता है मुझे वुमेन एम्पावरमेंट करना है, दूसरा बोलता है मुझे पॉवर्टी नहीं चाहिए, तीसरा बोलता है कि मेरे को फाइनेंशियल इश्यूज हटाना है, तो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी बनेगी ही नहीं। एंड मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी में एक ही लीडर होता है जिसकी सब सुनते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी क्या है? सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिसमें एक प्रॉपर स्टाइल है, प्रॉपर ट्रेजरर होता है, प्रॉपर प्रेसिडेंट होता है। इट इज अ सिंगल यूनिट। कॉमन आइडियोलॉजी, एज आई सेड अगेन, सबका कॉमन इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। थर्ड, सबका एम क्या रहता है? टू गेन पावर। अभी इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं बट दो ही बनते हैं, एक ऑपोजिशन बनता है और एक रूलिंग पार्टी बनता है। रूलिंग वाले जो होते हैं वो इस देश को चलाते हैं, और जो ऑपोजिशन है वो उनको मतलब उनके ऑपोजिट में रहते हैं, उनको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा ऐसा करना है, तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है। एंड ऑलमोस्ट नहीं तो भी 30-40 से भी ज़्यादा शायद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो पावर उनको गेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट, ना जो छोटे छोटे रीजनल ग्रुप्स है, जो छोटे छोटे ट्राइबल कम्युनिटी वगैरह है, वो उनके हिस्सों, उनके प्रॉब्लम्स को भी वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ना उनका कैसा है कि वो लोग अपने अपने एरियाज के लिए प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। जैसे राजीव गांधी ने अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। Then link between people and government, they act as a link between people and the government। जो मेन गवर्नमेंट है एंड जो लोकल कॉमन पीपल है वो उनके बीच में एक ब्रिज जो होता है वो क्रिएट करता है। जो भी गवर्नमेंट का रूल्स आता है, जो भी गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल लॉज आता है, वो उसको कॉमन पीपल तक पास करना या कॉमन पीपल के प्रॉब्लम्स लेके गवर्नमेंट तक जाना। अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो रूलिंग पार्टी रहती है, जो इलेक्शन के बाद जो जीत जाता है, वो सिटीजन्स को आंसरेबल है कि भाई मैंने तेरे को इतने वोट्स दिए हैं तो तू अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहा है, तो उसको आंसर देना पड़ता है। ही इज लीगली ओब्लाइज्ड टू आंसर, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? तो आई थिंक 3 टाइप के पॉलिटिकल पार्टी है। सबसे पहले बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, बेस्ड ऑन ऑपरेशन एंड बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। आइडियोलॉजी के बेस्ड पे सबसे पहले लेफ्ट विंग पार्टी होती है, लेफ्ट विंग, जिसमें मोस्टली वेलफेयर पे फोकस होता है, पीपल, सोशलिज्म एंड इक्वालिटी पे फोकस होता है। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट अप्रोच, ठीक है। लेफ्ट विंग पार्टीज किस पे फोकस करती है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल मतलब सोशलिज्म एंड इक्वालिटी। वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशलिज्म एंड इक्वालिटी, लेफ्ट विंग पार्टीज। राइट विंग पार्टीज ऑन द अदर हैंड वो क्या करते हैं? नेशनलिज्म, कल्चरल वैल्यूज, फ्री मार्केट पॉलिसीज, मतलब नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति के ऊपर रहता है। इनका रहता है कि लोगों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, लाइक इक्वालिटी चाहिए, सोशलिज्म चाहिए। इनका नेशनलिज्म, देशभक्ति, पूरी देश। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। सेंट्रल पार्टी मतलब ये है बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, लेफ्ट विंग पार्टी, राइट विंग पार्टी, सेंट्रल पार्टी। सेंट्रल पार्टी में क्या होता है? जो इनका मोस्टली बैलेंस्ड अप्रोच रहता है, मतलब नेशनलिज्म भी रहता ही है, साथ में आपका सोशलिज्म भी रहता है, विच इसका एग्जांपल है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
देन बेस्ड ऑन लेवल ऑफ ऑपरेशन, अब वो कैसे ऑपरेट करते हैं उसके ऊपर। सबसे पहले नेशनल पार्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द कंट्री, इन्फ्लुएंस इन मल्टीपल स्टेट्स। इन द नेशनल पार्टी वी हैव रिप्रेजेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल, इसमें मतलब आम आदमी पार्टी वगैरह। तो लाइक नेशनल पार्टीज में क्या रहता है ना, पूरे कंट्री में ये रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे बीजेपी अपन सबको पता है, कांग्रेस अपन सबको पता है, ये क्या आम आदमी पार्टी हम सबको पता है, मतलब पूरे कंट्री को ये पार्टीज के बारे में पता रहेगा, लाइक इतने वो बड़े हैं, इतना उनका बड़ा एम है वगैरह, ठीक है। स्टेट पार्टीज में नाम से ही हमको समझना चाहिए, नेशनल पार्टी मतलब पूरा नेशन उनको जानता है, स्टेट पार्टीज मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट के पार्टीज होंगे। मेनली ऑपरेट विद इन वन स्टेट, दे मेनली फोकस ऑन रीजनल इश्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल थाने में वाटर लॉगिंग हो गई, थाने पूरा ढुक गया, तो जो यहाँ के सीएम है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, वो इधर के ही प्रॉब्लम्स पे सिर्फ फोकस करेंगे। दे विल नॉट गो ऑन टू से कि पूरे इंडिया में क्या चल रहा है, समझा। तो लाइक दे कंटेस्ट स्टेट इलेक्शंस एंड इसका एग्जाम है द्रविड़ मुनेत्रा कजागम। इसका मैं स्पेलिंग दे दूंगी, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्रा कजागम, ठीक है, और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्रा कजागम। इसको एक्चुअल में कड़गम ऐसा कुछ तो प्रोनाउंस करते हैं, बिकॉज इट्स केरला या साउथ का नेम है, बट कजागम इसकी स्पेलिंग है, तो मैं यहाँ कहीं पे डाल दूंगी। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन, तो अपन ने किया आइडियोलॉजी के ऊपर थे लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड सेंट्रल पार्टी। देन बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन ऑपरेशन, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, उसके ऊपर था आपका नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी। देन बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन पे है रीजनल पार्टी एंड इशू बेस्ड पार्टी। बेसिकली 4 टाइप्स हैं। रीजनल पार्टी क्या है, इट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक रीजन, जैसे पंजाब में से अकाली दल है। इशू बेस्ड पार्टी में जैसे स्पेसिफिक एक ही इशू पे वो फोकस करते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी जो एंटी करप्शन के लिए है। बेस्ड ऑन नंबर, अभी नंबर के ऊपर भी है। सिंगल पार्टी मतलब उसमें कोई ऑपोजिशन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, उसको ही वोट करना है। सेकंड, बाय पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी होती है, एक रूलिंग और एक ऑपोजिशन, जैसे लंदन में है। मल्टी पार्टी सिस्टम, अपन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे पार्टीज है और उसमें से कोई 2 सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक ऑपोजिशन के लिए, एक रूलिंग के लिए। तो ये था अपना पॉलिटिकल पार्टीज। अब मैंने अभी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, 73rd 74th अमेंडमेंट हो गया, वुमेन्स पार्टिसिपेशन हो गया एंड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, एंड पॉलिटिकल पार्टी हो गया। अभी लास्ट आंसर जो बचा है वो है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मैं नहीं पढ़ाऊंगी वीडियो में, बिकॉज वो मैं खुद भी नहीं पढ़ने वाली हूँ, बट फंडामेंटल राइट्स के नोट्स है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो यू कैन ईमेल मी ऑन द गिवन ईमेल नीचे। एंड यस, जितना मैंने बोला उतना अच्छे से करना। कुछ डाउट्स होगा, इफ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर यू कैन व्हाट्सएप इट टू मी, या मेरा नीचे जीमेल दिया है उस पर यू कैन टेक्स्ट मी। एंड इफ यू वांट माय नोट्स यू कैन अगेन व्हाट्सएप पे मुझे भेजो या जीमेल करो। सो आई होप योर एग्जाम गोज वेल एंड आई होप समझ आया हो, नहीं तो यू कैन मैसेज मी, कुछ भी डाउट्स वगैरह होगा तो, ठीक है। So yes, I'll meet you guys in my next video, which will be about AEC, business communications. So stay tuned for that. And yes, कुछ doubts होगा तो मुझे do message करना या मुझे message करना. Bye bye.